नमस्ते। मैं डॉक्टर नरेश बाना एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ लंदन पेरिस हाई स्पीड रेल के बारे में कुछ रोचक और ज्ञानपरक तथ्यों को साझा करते हुए। अपने शोध के लिए मैंने हार्वर्ड के प्रोफेसर एस.एन. कोलैलिस की केस स्टडी का इस्तेमाल किया है, जिसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। लंदन से शुरू होकर इंग्लिश चैनल के नीचे से सुरंग द्वारा यूरोप को रेल लिंक से कनेक्ट करने की प्लानिंग 1971 से शुरू हो गई थी और 1994 में रेल लाइन का जो अलाइनमेंट है वो फाइनलाइज किया गया और उस समय के प्राइम मिनिस्टर श्री जॉन मेजर द्वारा इसका जो अनुबंध था वो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल पर देना निश्चित हुआ। यह इसलिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्राइवेटाइजेशन की हवा उस समय चल रही थी और उन्होंने ये माना कि अगर ये प्रोजेक्ट जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था और पिछले 100 वर्षों में ब्रिटेन की पहली रेल लाइन का था, अगर ये सफल रहा तो बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए भी पैसा जुटाना आसान होगा। 1996 में ये अनुबंध लंदन एंड कॉन्टिनेंटल रेलवे, जो कि बहुत सारी चर्चित कंपनियों को मिलकर बनाया हुआ था, वो उनको ये अनुबंध मिला। इस अनुबंध के महत्वपूर्ण पहलू थे, ये पहली बार था कि ब्रिटिश रेल की 100 व्यक्तियों की एक टीम जो इसको प्लानिंग कर रही थी, उसको भी कंसेशन में भागीदार को यानी कि LCR को दिया गया। साथ ही साथ पूरे 60 वर्ष के कंसेशन के लिए कोई कंसेशन फीस नहीं रखी गई और अनुबंध में होने वाली चूकों के लिए भी अच्छी शर्तें रखी गई, जिनसे कि उनका सुलटारा आराम से हो सके। यदि भागीदार यानी कि जिसको अनुबंध मिला है LCR के तरफ से कोई चूक होकर अनुबंध समाप्त हो जाता है तो भी उनको कोई पेनल्टी ना देने का प्रावधान किया गया। कोई भी निश्चित राशि उनके लाभांश पे उनको देय तय नहीं हुई, लेकिन 3 बड़े स्टेशंस किंग्स क्रॉस यानी सेंट पैंक्रास, स्ट्रैटफोर्ड और एब्सफ्लीट पर व्यावसायिक विकास हेतु जमीनें दी गईं। इस सब के बावजूद भी 1998 में ये पाया गया कि LCR यानी लंदन कॉन्टिनेंटल रेलवे वित्तीय व्यवस्था यानी कि पैसे का बंदोबस्त इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं कर सकी, जो कि करीब 5 बिलियन पाउंड की कीमत थी। इसमें से 800 मिलियन पाउंड उन्होंने लंदन स्टॉक एक्सचेंज से इनिशियल पब्लिक ऑफर के द्वारा जुटाने थे और 3.2 बिलियन पाउंड्स का ऋण लेना था बैंकों से, जिसको बाद में वो बॉन्ड में कन्वर्ट करते। लेकिन उन्होंने सरकार से कहा कि हमें 1.2 बिलियन पाउंड्स की सहायता दी जाए। अब इसे आप प्रोजेक्ट प्लानर्स की धृष्टता कहेंगे या उनकी मूर्खता, दुस्साहसपूर्ण मूर्खता, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट प्लान किया, आपकी शर्तें अच्छी थी, फिर भी आप पैसा नहीं जुटा पाए और अब उल्टा सरकार से पैसा मांगे। सरकार ने पैसा देने से साफ मना किया, लेकिन कहा कि अगर आप किसी जोखिम उठाने वाले पार्टनर को साथ में लाते हो तो हम कुछ करेंगे। LCR ने रेल ट्रैक, जो दूसरी ब्रिटेन के रेलवे चलाने वाली कंपनी थी, उनको साथ में जोड़ा और उस समय तकरीबन 4 बिलियन पाउंड्स का बॉन्ड्स को अंडरराइट करने की इजाज़त दी, यानी कि जो बॉन्ड्स LCR कंपनी इशू करेगी उनका सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ने निर्धारित किया। इसके तुरंत बाद काम बड़ी तेज़ी से शुरू हुआ और उसमें एक बड़ी विशेषता ये थी कि हालांकि प्लानिंग 30% ही थी, उन्होंने 16 कॉन्ट्रैक्टर्स को चिन्हित किया
और उनके साथ मिलके 60% तक प्लानिंग की और टारगेट प्राइस फिक्स किया और उसके बाद कंस्ट्रक्शन किया, जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट फेल होने की दर 25% से भी कम रह गई। ये एक बहुत अच्छा पहलू था इस प्रोजेक्ट का। इसके बावजूद भी 2002 में रेल ट्रैक, जो बाद में जोखिम उठाने आए थे, उनको वित्तीय परेशानियां हो गई और उनके भाग को एलसीआर को खरीदना पड़ा। और 2003 में रेल ट्रैक के हिस्से को नेटवर्क रेल, जो कि एक ब्रिटेन की सरकारी कंपनी थी, उसने टेक ओवर किया, यानी कि फिर से एक बार सरकारी सहायता के द्वारा इस प्रोजेक्ट को बचाया गया। 2003 में ही जो प्रथम खंड था उसकी स्पीड ट्रायल सफल हो गए। 334.7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन दौड़ी और प्रोजेक्ट का पहला जो भाग था वो शुरू हो गया। 2007 में दूसरा भाग भी डेवलप होकर शुरू हो गया। इस तरह से लंदन पेरिस रेल लिंक पूरी तरह चालू हो गया। इसमें अभी 2009 में फिर वित्तीय परेशानियां आईं और पूरे जो लंदन कॉन्टिनेंटल रेलवे था इसको राष्ट्रीयकरण किया गया और ट्रांसपोर्ट विभाग ने इसको टेक ओवर कर लिया। 2010 में बोरेलिस इंफ्रा और ओंटारियो टीचर्स पेंशन सर्विसेज ने मिलकर इसको फिर से कंसेशन को खरीदा और उसको 2017 तक ओन किया और 2017 में इसको इंफ्रारेड कैपिटल, और जिसमें HICL और इक्विट्रिक्स शामिल थे, उन्होंने कोरियन नेशनल पेंशन स्कीम के साथ मिलकर इसको खरीदा और वही इसके अभी तक मालिक हैं। इस प्रोजेक्ट की जो लाभ लागत अनुपात होता है, किसी भी प्रोजेक्ट का लाभ होने का संकेत होता है, वो कभी भी 1 से ऊपर नहीं रहा। इसके बारे में सरकार ने वृहत वित्तीय अध्ययन कराए कि भाई इसका वाइडर इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा। उसके बावजूद भी अगर उनको भी हम मिला लें तो भी 0.64 इसका आउटकम बनता है, BCR रेशियो। इससे जो हमें सबक मिलते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है जो ट्रैफिक स्टडी हैं कि भाई यात्री कितने होंगे, उनकी जो गणना और उसकी जो आंकलन किए गए वो बिल्कुल गलत सिद्ध हुए, जिसकी वजह से पहली बार में 1998 में कोई इनको इन्वेस्टमेंट नहीं मिला। बाद में भी इसको बहुत ठीक नहीं पाया गया। तीसरी बात, जो डेटा और मॉनिटरिंग और उनकी शेयरिंग के प्लानिंग थी वो कंप्लीट नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत कठिनाइयाँ आईं। और आखिरी बात, जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल यानी कि अनुबंध की शर्तें होती हैं उनको बार बार बदला गया और ये किसी भी अनुबंध को, और स्पेशली जो 60 साल के लिए अनुबंध हो, उसके लिए बहुत एक अच्छी बात नहीं है। इन सभी मुद्दों के साथ मैं आज का ये अध्ययन संपन्न करता हूँ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।